नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बारीकी से हर एक चीज डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो कैंडिडेट करंट अफेयर के टेस्ट वगैरर देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अपने यहाँ पे क्लासें लग रही हैं इनका, तो वो हमारा ऐप डाउनलोड करें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और आप वीकली, मंथली और डेली बेस में क्विज टेस्ट भी दे सकते हो। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो ने भी हाल ही में अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। यहां पे एक शब्द आया है, कौन सा बेटा? डॉकिंग। क्या शब्द आया है? डॉकिंग। एक होता है डॉकिंग, एक होता है अनडॉकिंग। एक होता है डॉकिंग, एक होता है अनडॉकिंग। क्या होता है? अनडॉकिंग। इसका क्या मतलब है? इसरो ने अभी एक डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। उसका मतलब क्या है कि इसरो जब यहां से सैटेलाइट लॉन्च करेगा पृथ्वी से, तो अंतरिक्ष के अंदर जाके जो सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट के पार्ट्स है, उनको अंतरिक्ष के अंदर ही जोड़ना और अंतरिक्ष के अंदर ही उनको अलग करना। मतलब दो से अधिक सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में जोड़ना या उनको अलग करना क्या कहलाता है? डॉकिंग और अनडॉकिंग कहलाता है। तो इसके रिगार्डिंग इसरो ने एक डॉकिंग के लिए एक मिशन लॉन्च किया। उसका मिशन का नाम क्या है? स्पारडेक्स। क्या है बेटा? स्पारडेक्स उस मिशन का नाम है। क्या है? स्पारडेक्स उस मिशन का नाम है। ऑप्शन ए हमारा इसका क्या है? राइट आंसर होने वाला है। तो अब जब भारत ऐसा कीर्तिमान करने जा रहा है, तो भारत विश्व का ये कौन सा देश बन रहा है? तो भारत विश्व का चौथा देश बन रहा है। कौन सा? 4th नंबर का देश बन रहा है। इससे पहले पहले किसने कर लिया ये काम? यूएसए ने कर लिया, मतलब अमेरिका ने कर लिया, चीन ने कर लिया बेटा, और किसने कर लिया? रूस ने कर लिया। इन 3 देशों ने कर लिया और भारत ऐसा काम करने का चौथा देश विश्व का बनने जा रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1900 कब 69 को इसरो की स्थापना हुई। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो सोमनाथ। क्या है? इसरो के अध्यक्ष है बेटा। कौन है? सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है और साथ के साथ नोट्स बनाते चलना है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बारे में इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो थोड़ा देख लेते हैं। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पारडेक्स मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो स्वतः ही डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। जो मिशन PSLV-60 से रॉकेट से क्या लॉन्च किया गया? कौन सी? PSLV-60 रॉकेट से ये क्या है? लॉन्च किया गया है। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्च किया गया है। इसके 2 यान छोड़े गए हैं, एक SDX-01 और SDX-02 को पृथ्वी से छोड़ा गया और उनको वहां पे देखा गया अंतरिक्ष के अंदर, उनको अलग करके और जोड़ के। ठीक है, तो इससे भारत से पहले किन देशों ने कर लिया? रूस, अमेरिका और चाइना ने यह कीर्ति नाम और ये कारनामा कर लिया। वो भारत विश्व का चौथा देश बनने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सिंगापुर बैंक। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सिंगापुर बैंक। क्या नाम है इसका? डेवलपमेंट ऑफ सिंगापुर बैंक इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके जो नए सीईओ बनने जा रहे हैं वो कौन है? रजत वर्मा इसके नए सीईओ बनने जा रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर क्या है? यहाँ पे है। इसका मुख्यालय कहाँ पे बेटा? सिंगापुर में इसका क्या है? मुख्यालय। कहाँ पे? सिंगापुर में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, तो इसके नए सीईओ कौन बन रहे हैं? रजत वर्मा इसके नए सीईओ बन रहे हैं। कब से बन रहे हैं? ये 1 मार्च 2025 से क्या है? ये नए सीईओ बनने जा रहे हैं। 1 मार्च 2025 से ये अपना क्या है? कार्यभार संभालेंगे और इसके डीबीएस के नए सीईओ पद पे नियुक्त किए जाएंगे। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। रजत वर्मा को
1 मार्च 2025 से डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इन्होंने कौन जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कौन इसके पद पर रिटायर हो रहे हैं, सुरजीत सोम इसके पद से रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अपना कार्यभार संभालेंगे और यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे। बाकी रजत वर्मा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी है कि इन्होंने जब बैंक से जुड़े थे काफी टाइम अच्छा काम किया। इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, कौन सा, बेस्ट बैंक फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस इंडिया का इनको क्या है, अवार्ड भी दिया है 2024 में। किसने, डीबीएस ने इनको अवार्ड भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन ने अभी हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश की है। तो वो ट्रेन कौन सी है? चीन ने अभी हाल ही में वर्तमान में क्या दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया। तो उस ट्रेन का नाम क्या है? उसका ट्रेन का नाम है CR450। क्या है? CR450 है। बट भारत में आपसे पूछा जाए कि भारत में अभी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी बनने जा रही है, किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, वो कौन सी है बेटा? बुलेट ट्रेन। कौन सी है? बुलेट ट्रेन। कौन सी है? बुलेट ट्रेन है, ठीक है। कहां से कहां पे बन रही है? अहमदाबाद से अहमदाबाद टू मुंबई। कहां पे? मुंबई में ये बनने जा रही है भैया। इसका पहला स्टेशन कौन सा बन के रेडी हो गया है? सूरत इसका पहला स्टेशन बन के रेडी हो गया। इसका सहयोगी देश कौन सा है, या पार्टनर देश की बात करूं, किसके द्वारा फंडित की जा रही है, किसके द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है? तो भारत को जापान द्वारा इसका सहयोग प्राप्त है। कौन सा? जापान द्वारा ये सहयोग दिया जा रहा है। जापान इसके लिए काफी सहायता कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको साथ साथ में बेसिक जानकारी दी जा रही है, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है। चीन ने CR450 दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश की है, जिसमें इसकी प्रक्षेपण गति कितनी है, जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसकी स्पीड कितनी थी उस टाइम में? 450 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या थी? स्पीड थी। 450 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी। और जो CR400 ट्रेन से भी तेज है। इससे पहले इन्होंने एक CR400 ट्रेन था, उसका एक्सपेरिमेंट किया, उससे ज्यादा है, तो 450 है, ठीक है। ये दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का इन्होंने प्रशिक्षण किया है, ठीक है। बाकी ये बेसिक इसमें जानकारी और दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अभी हाल ही में भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा फिशिंग कैट की दूसरी जनगणना संपन्न की गई है। ये किस वन्य जीव अभयारण्य में संपन्न की गई है? जो फिशिंग कैट है, एक प्रजाति है, उसकी जनगणना थी, ये दूसरी जनगणना थी। तो ये भारत के कौन से अभयारण्य में की गई थी? कौन से अभयारण्य में? भारत के कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य में की गई। कहां पे बेटा? भारत के कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य। अब आपसे पूछा जाए कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है, तो ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ये अभयारण्य। ये कौन सी नदी किनारे हैं? गोदावरी नदी के डेल्टा पे बना हुआ है। ध्यान रखना, गोदावरी नदी के डेल्टा पे ये बना हुआ है। और रणथंभौर कहां पे है? राजस्थान में है। काजीरंगा कहां पे है? एक सींगों वाले गेंडे के लिए काफी फेमस है। आप कमेंट करके बताओ काजीरंगा अभयारण्य कहां पे है। तो इसके बारे में अब देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये देखो, भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य में भारत की पहली फिशिंग कैट कालरिंग परियोजना के तहत, कौन सी परियोजना? याद रखना, कालरिंग परियोजना के लिए, कालरिंग परियोजना के तहत फिशिंग कैट की दूसरी जनगणना की जा रही है। इससे पहले एक बार जनगणना हो चुकी है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो फिशिंग कैट है उसकी जो जनगणना है भारत की किस अभियान या किस योजना के तहत की जा रही है, तो इस योजना का नाम क्या है? कालरिंग परियोजना के तहत ये की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? फिशिंग कैट के व्यवहार, आवासन, भोजन आदि उनका क्या है, उनका क्षेत्रफल है, इनके बारे में जानकारी जुटाना है और उनका अध्ययन करना है। ये कैसे रहती है, इनका खाने पीने रहने का, इनकी दैनिक जो क्रिया है वो कैसी है, इनके बारे में अध्ययन करना है। तो जब फर्स्ट 2018 में ये जनगणना हुई उस टाइम ये कितनी थी? 115 थी। और अब क्या है, दोबारा इससे फिर से नई जनगणना हुई है, ठीक है। लेकिन अब इसमें
क्या उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? यह प्रजाति क्या है? रेड डेटा लिस्ट में संकटग्रस्त और भारतीय वन्य जीव अधिनियम की अनुसूची में शामिल की गई है। ये रेड डेटा लिस्ट बुक में आती है। ये संकटग्रस्त प्रजाति है 2018 में जब इसकी जनगणना हुई थी। और ठीक है, तो ये संकटग्रस्त जाती है। नेक्स्ट बात करूं, सेल की स्थापना कब हुई? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसकी बेटा? सेल। कौन किसकी? सेल की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है, तो इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? कहां पे हुई थी? भिलाई में। कहां पे? भिलाई में। किसमें? भिलाई में। कहां? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये इसका प्लांट लगा है, भिलाई छत्तीसगढ़ में। स्थापना 1954, भिलाई छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये चर्चा में क्यों आया? चर्चा में आने का मेन कारण क्या है इसका, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। 1954 में इसकी स्थापना हुई। अब इसका चर्चा में आने का मेन कारण क्या है कि इसको मतलब यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यहाँ का स्टाफ है, उसका व्यवहार कैसा है, यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, यहाँ पे लोगों की जो मतलब लाइफस्टाइल है, जो काम करने का तरीका है, इन सब चीज़ों को यहाँ के एचआर हो गए या एमडी हो गए, सीईओ हो गए, इनका व्यवहार कैसा है एम्प्लॉय के साथ, इन सब चीज़ों का मुआयना करते हुए, मूल्यांकन करते हुए इनको क्या है, एक रैंकिंग प्रदान की गई है। कौन सी? ग्रेट प्लेस टू वर्क। कौन सा इनको अवार्ड मिला है? इनको कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? ग्रेट प्लेस टू का दर्जा इनको मिला है। किसका? ग्रेट प्लेस टू वर्क का इनको दर्जा मिला है, तब ये चर्चा में हुई है। एक बार पहले भी ये ग्रेट प्लेस टू वर्क रह चुकी है। कब रही थी? ये रही थी पहले, कब रही थी? हमारी दिसंबर 23 से लेके दिसंबर 24 तक रही थी। अब फिर कब से होगी दोबारा ये? जनवरी 2025 से जनवरी 2026 से फिर से दोबारा इसको ग्रेट प्लेस टू वर्क का इसका क्या है, इसको दर्जा प्राप्त हुआ है, तब ये चर्चा में आई है। ठीक है, इसमें क्या है कि वहां की देखो क्या लिखा है, इसे मान्यता से सेल के मानव संसाधन प्रबंधन, कार्यस्थल संस्कृति, कर्मचारी सहायता कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाएं सुधार को सारा सराहा गया है। मतलब यहाँ पे किस तरह के लोग हैं, काम करते हैं, इनका वर्क कल्चर कैसा है, इन सब चीजों का मूल्यांकन किया गया है, तब ये चर्चा में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरुष, बेटा हॉकी नहीं है, ये क्यों है? हॉकी नहीं है। ठीक है, 1 सेकंड, ये हॉकी नहीं है, मैं बताता हूं क्या है। ये हॉकी नहीं है, ये मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये है हैंडबॉल, ये हॉकी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये है हैंडबॉल। हाँ, आगे तो सही लिखा है, हैंडबॉल लिखा है। यहां पे क्या लिखना है आपको? हैंडबॉल। ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियंस का खिताब किसने जीता है बेटा? केरल ने जीता है। किसने जीता है? केरल ने इसका खिताब जीता है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। केरल ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में चंडीगढ़ को 34 मतलब 11 का जो स्कोर था से हरा के अपना पहला खिताब जीता है। ये फाइनल केरल के चंगनासेरी में हुआ, जहां केरल ने सेमीफाइनल में सर्विसेज को हराया। चंडीगढ़ ने भारतीय रेलवे को हराकर फाइनल में जगह बनाई और केरल ने के देवेंद्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और राहुल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार भी मिला है। तो मतलब आपसे पूछा जाए कि सीनियर वर्ग में पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसको मिला है, तो किस राज्य को मिला है? वो किस राज्य को मिला है? केरल राज्य को मिला है। तो केरल देश का पहला राज्य है जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। केरल के अंदर वाटर मेट्रो भी स्टार्ट की गई है। कोची के अंदर देश का पहला राज्य है। केरल सबसे साक्षर और पढ़ा लिखा राज्य है। ठीक है, ये चीजें भी आपको केरल के बारे में याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोसार महोत्सव निम्न में से किस देश में मनाया जाता है? तामू लोसार महोत्सव किस देश के अंदर मनाया जाता है? तो तामू लोसार की मैं बात करूं बेटा,
तामू लोसार मनाया जाता है हमारा नेपाल के अंदर। तामू लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पे? नेपाल इसका राइट आंसर होने वाला है। कुछ आपको महत्वपूर्ण मैं फेस्टिवल या महोत्सव की बात बताता हूं, तो कौन सा है उनकी बात करते हैं। जैसे पोंगल कहाँ पे होता है हमारे भारत के अंदर? तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर पोंगल है। ओणम कहाँ पे है बेटा? याद रखना, ओणम, ओणम कहाँ पे है? ओणम है केरल में, ठीक है, ओणम है केरल में। हरेला कहाँ पे है? हरेला, हरेला कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हरेला है, ठीक है। हरेली कहाँ है? हरेली, देखो एक है हरेला, एक है हरेली। हरेला, हरेला है उत्तराखंड में, हरेली है बेटा छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। कर्मा कहाँ पे है? कर्मा कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। ये 4-5 रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा महोत्सव और त्योहार कहाँ पे मनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। नेपाल में हाल ही में तामू लोसार महोत्सव मनाया गया, जो कि गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कौन सा समुदाय? आपसे पूछा जाए कि गुरुंग समुदाय का सबसे फेमस महोत्सव त्योहार कौन सा है, तो वो कौन सा है? कौन सा त्योहार है? तामू लोसार महोत्सव इनका मनाया जाता है। किस समुदाय द्वारा? गुरुंग समुदाय द्वारा, ठीक है। गुरुंग आबादी वाले जिले जैसे लामजुंगा, गोरखा, तनहुन, ये जो जिलों के नाम दे रखे हैं वहां ये काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और किस लिए? नेपाली महीने पशु होते हैं जो दिसंबर और जनवरी में ये मनाया जाता है। नव वर्ष के आसपास ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो ये उद्घाटन किसने किया? कन्याकुमारी आपको पता है कहां पे? भारत के दक्षिणम पॉइंट है ये, वहां पे कन्याकुमारी के अंदर भारत का, उसके अंदर एक ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो ये ग्लास ब्रिज कहां पे है? तो ये ग्लास ब्रिज है हम, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया? M.K. स्टालिन ने, जो वहां के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो अब इनका उद्घाटन 1 जनवरी को ही क्यों किया, ये पूछा जा रहा है। इसके पीछे मेन वजह क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। 1 जनवरी को करने का क्या है कि कन्याकुमारी तट के पास समुद्र के एक रॉक पर बनी 133 फीट एक प्रतिमा है, रॉक पे बनी एक 33 फीट प्रतिमा है, जिसका अनावरण कब हुआ था? 1 जनवरी 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2000 को इसका अनावरण हुआ था। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज 25 साल पूरे हो गए थे 1 जनवरी 2025 को, तो उस टाइम वहां पे एक ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। तो किसने किया था? वहां के M.K. स्टालिन ने किया था। किसने? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया था। और दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद का स्मारक भी वहां पे बना हुआ है। उस प्रोजेक्ट के पास दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद का स्मारक भी वहां पे बना हुआ है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। जीडीपी जो कि सकल घरेलू उत्पाद है, आरबीआई ने जीडीपी के अंदर, आरबीआई ने 2024-25 की जीडीपी कितनी रह सकती है, इसका अनुमान कितना लगाया है? तो उन्होंने बताया कि 2024-25 की जो जीडीपी है वो 6.6% रह सकती है। कितनी रह सकती है? 6.6% जीडीपी रहने की पूरी संभावना है। कितनी? 6.6। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अब आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई के अध्यक्ष कौन है बेटा? तो वो कौन है? संजय महलोत्रा इसके अध्यक्ष है, जो अभी बने हैं 26वें नंबर के ये अध्यक्ष है। शक्तिकांत दास की जगह इन्होंने अपना स्थान ग्रहण और कार्यभार संभाला है, ठीक है। ये भी चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। संजय महलोत्रा ने अध्यक्ष बने हैं, राजस्थान के रहने वाले, बीकानेर के ही है शख्स है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन्होंने लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट पेश की है और उन्होंने 2024-25 की जो सकल घरेलू जीडीपी है उसको 6.6 रहने का अनुमानित बताई है, ठीक है।
डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पे है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड कहां पे है? जिनेवा में। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना के बारे में बात करूं, कौन है, कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई। 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जिनेवा में इसका मुख्यालय, इसके अध्यक्ष कौन है? ट्रोडो इसको अध्यक्ष है, ठीक है। कौन है इसके अध्यक्ष की बात करूं? ट्रेड्रोस, डॉक्टर ट्रेड्रोस एंड्रेनोम, डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम इसके क्या है? अध्यक्ष या इसके महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। इसके महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस इसके महानिदेशक। इसका मेन कारण क्या है? विश्व के अंदर जितने भी महामारी रोग वगैरह फैल रहे हैं उनके नियंत्रण करना, उनके ध्यान रखना, किस तरह के रोग वगैरह चल रहे हैं। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 10 MCQ थे। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं 10 वन लाइनर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कब शुरू हुआ था? 2011 में ये शुरू हुआ था, ठीक। अभी जो आयोजित होने वाला है वो कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कितने टेस्ट विकेट लेके सबसे तेज गेंदबाज बन गए? तो 200 टेस्ट विकेट लेके सबसे तेज गेंदबाज बन गए। काम्या कीर्तिकेन ने विश्व की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। किस शहर से संबंध रखती है? तो मुंबई शहर से काम्या कीर्तियन इन्होंने मुंबई की रहने वाली और विश्व की 7 ऊंची चोटियों पर चढ़ने का कम उम्र में इन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। नेक्स्ट बात करूं, एमटी वासुदेव नायर का पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? एमटी वासुदेव नायर का हाल ही में निधन हो गया था, एक फिल्मकार थे। तो इनको पद्म भूषण कब मिला था? 2005 में इनको पद्म भूषण मिला था। भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया, कहां पे किया है? तो पेंगोंग लद्दाख, पेंगोंग तसो लद्दाख के अंदर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, महाराजा छत्रपति शिवाजी का। नेक्स्ट, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 2002 में उनको क्या है? नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो आपसे पूछा जाए कि किस नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त या विजेताओं को हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति का निधन हुआ है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जिमी कार्टर। जिमी, तो क्या नाम है? जिमी कार्टर उनका नाम है। कितना शानदार नाम है। और अभी कौन ने राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? भूरिया भाई, हमारा डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनेंगे। वैश्विक परिवार दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? 2000 में सन 2000 में वैश्विक परिवार दिवस बनाने की क्या हुई थी? शुरुआत हुई सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम लागू का निर्णय किया है? तो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड ने क्या है? भारतीय ज्ञान पे पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। निम्न में से किस देश ने 22-24 में अब तक सर्वाधिक कोयला उत्पादन का देश बना है? तो कौन सा देश है? चीन अभी तक 22 से लेकर 24 तक विश्व का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक देश बन गया। दिसंबर 2024 में किस देश ने स्पेडेक्स मिशन को सफल किया है? तो भारत ने क्या है? स्पेडेक्स मिशन को सफल किया है। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 10 वन लाइनर क्वेश्चन थे, 10 MCQ क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक जुड़े रहें, अपनी तैयारी को जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।